आज का टॉपिक जो आज का मुख्य टॉपिक है उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। इस टॉपिक का नाम है, सीधा सीधा टॉपिक अगर समझें तो, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, लेकिन टॉपिक इतना सीधा नहीं पूछा जाता आपसे। टॉपिक क्या पूछा जाएगा आप समझ लें मुझसे। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, मेन टॉपिक ये पूछा जाता है। उस टॉपिक के तहत आपको पूछा जाएगा ये कैसे हुआ। आर यू सुन में? तो इस टॉपिक के तहत हमें कांग्रेस और अन्य चीजों के बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे विकसित हुआ, वो हम जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे राष्ट्रवाद, जिसको इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं, वो होता क्या है। ओके, तो थोड़ी सी चर्चा हमें राष्ट्रवाद पर करनी होगी। राष्ट्रवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, राष्ट्र प्लस वाद, है ना, नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम क्या जान लें कि राष्ट्र क्या होता है, नेशन किसे कहते हैं, जरूरी है। वैसे हमने पॉलिटी में पढ़ा है इसको। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्र एक इमेजिनरी पॉलिटिकल ग्रुप है, कम्युनिटी, यानी ये दिखाई नहीं देगा। कल्पित का मतलब यहाँ एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। राष्ट्र कभी दिखाई नहीं देता, और इसका जो पोलराइजेशन है वो उसे पॉलिटिकल कम्युनिटी बना देता है। ठीक है, इस पॉलिटिकल कम्युनिटी में कौन कौन होता है? लोग होंगे, जाहिर सी बात है। कौन लोग होंगे? जिनकी एक समान संस्कृति हो, एथनिसिटी, जातीयता को इंग्लिश में बोलेंगे एथनिसिटी, एक परंपरा हो या एक इतिहास हो, या एक सब कुछ साथ में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के उस पॉलिटिकल कम्युनिटी को ही राष्ट्र कहते हैं। कल्पित का मतलब जैसे मैंने बताया आपको, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, या लोगों के मन में रहता है। राष्ट्र ना कोई मोबाइल नहीं है जिसे छूकर देख सके, राष्ट्र कोई मिठाई नहीं है जो खा के महसूस की जा सके। ये तो केवल एक फीलिंग है। ठीक है, और जो लोग राष्ट्र में शामिल होते हैं और जो लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी हमेशा एक डिमांड होती है। क्या? राइट ऑफ सेल्फ डिसीजन, टेकिंग सेल्फ डिसीजन, कि हमें आत्मनिर्णय का अधिकार लेना है। एक राष्ट्र के लोग हमेशा इस बात के लिए तैयार होते हैं कि हमें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। ठीक है, उसके लिए उनके पास एक पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, राजनीतिक कार्यक्रम और परियोजना भी होती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ में कम आ सकता है आपको, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल फिलिस्तीन का दूं तो वो आज तो राष्ट्र हर जगह पर, भारत में भी राष्ट्र है। तो जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं, और देश का मतलब अपने देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, या उन लोगों के कामों को सोचकर आपको अपने ऊपर प्राउड होता है। भारत की इंडियन क्रिकेट टीम अब पाकिस्तान को हरा देती है तो खुशी मिलती है कि नहीं, जबकि आपका कोई योगदान उसमें नहीं होता, है ना। तो हराया तो भारत की क्रिकेट टीम ने था पाकिस्तान को, इसमें आपका क्या लेना देना है? तो आप क्यों खुश हो? क्योंकि आप उन्हें अपना मानते हो। आप उन्हें क्यों अपना मानते हो? क्योंकि वो भारत देश में रहते हैं जहां आप रहते हैं, एक जमीन के लोग हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, है ना। तो आपको लगता है कि आपके उनके बीच में क्या है? कॉमन लैंग्वेज हो सकती है, कॉमन ट्रेडिशन हो सकती है, एक रेशियल बेस हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोग जहां भी मिलेंगे हमेशा एकजुट हो, एक साथ रहते हैं वो लोग। तो क्या है वो? रेशियल बेसिस है ना। आप अगर इंडिया से बाहर जाओगे और आपको वहां अगर 10 इंडियन मिल जाए तो
आप एक कॉमन फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। तो कोई भी चीज हो सकती है जो आपको कॉमन बना सकती है। जितनी ज्यादा चीजें आपके पास कॉमन होंगी उतनी ही नेशन फीलिंग ज्यादा हो। ठीक है। किसी भी राष्ट्र के कल्चरल बेस होते हैं और ये उसके कल्चरल बेस, इनमें से एक के बेसिस पर या किसी सबके साथ बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक नेशन का कल्चरल बेस बन जाता है। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आपके सामने, आप उसे देख लें। तो राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है? तो राष्ट्र तो लोगों का समूह हो गया, और उन लोगों के अंदर यदि एक फेथ है, एक भावना जुड़ी है, किसके साथ? उस कॉमन ट्रेडिशन के साथ, उस हिस्ट्री के साथ, उस लैंग्वेज के साथ, उस कल्चर के साथ, उस एथनिसिटी के साथ, और क्या हो जाए, वो एकजुट हो जाए। ठीक है। तो ये जो कॉमननेस है, साझापन जिसको कह रहे हैं हम, उसके बेसिस पर वो अपने आप को फिर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी मान लेते हैं। कैसी? सॉवरेन, संप्रभु। और जिस दिन ये मान लेते हैं ना, उस दिन क्या पैदा होता है? राष्ट्र राज्य पैदा हो जाता है। ठीक है। जैसे आजादी से पहले भारत एक राष्ट्र तो है, यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग क्या हो गए हैं? एकजुट हो गए। लेकिन भारत राज्य नहीं था, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। हमारे निर्णय ब्रिटिश लोग लेते थे। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग क्षेत्र, भाषा, बोली, परंपरा के लोग अपने आप को किसी एक बेस पर कॉमन मानने लगते हैं, एक से अधिक बेसिस पर साझा होने लगते हैं, और जिस एरिया के लिए होने लगते हैं, ठीक है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो कुल मिलाकर अंत निष्कर्ष ये है कि अलग अलग एरिया के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, अगर वो धीमे धीमे क्रमशः ग्रेजुअली क्या हो, आपस में कॉमन होने लगे एक एरिया को लेकर, तो हम कहेंगे कि उनके अंदर राष्ट्रवाद डेवलप हो। ठीक। 15 अगस्त आने वाली है। नेशनल फ्लैग को लेकर आप एंथुसियासिस, आपके अंदर थोड़ा सा पेट्रोटिज्म डेवलप होगा जनगण मन को सुनकर। तो जनगण मन आपने तो बनाया नहीं, नहीं ना? तो जो आपने नहीं बनाया, तो फिर आप उससे इतना रिलेट क्यों महसूस करते हो? है ना? भाई जो तिरंगा है ना हमने बनाया, ना हमारे परिवार के लोगों ने बनाया, ना हमारे दादा ने बनवाया, तो हम फिर भी उससे अटैचमेंट क्यों महसूस करते हैं? और क्यों कहते हैं कि हमारा झंडा है, हमारा नेशनल फ्लैग है? तो हमारे में कौन कौन शामिल है? एक तो आप शामिल हैं, और दूसरा 1 अरब 30 करोड़ लोगों की भी इसमें शामिल है। तो ये तिरंगा केवल भारत देश की पहचान नहीं है, भारत राष्ट्र की पहचान भी है। इसका सम्मान आप करेंगे, तो सम्मान क्यों कर रहे हैं? मन से करेंगे, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए जो वैल्यूज हैं उसमें आप कॉमन हैं। अगर ऐसा करते हैं तो, नहीं करते तो करना चाहिए। ठीक है। तो जिन लोगों ने बनाया वो भले ही हमारे परिवार के लोग नहीं थे, लेकिन हमारे देश के लोग थे, इसलिए वो हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। है ना? कोई बंगाली वेंकैया ने बनाया, साउथ इंडियन है, जाहिर सी बात है, हमारा उससे क्या लेना देना? संविधान हमने नहीं बनाया, हमारे दादा ने बनाया, हमारा क्या मतलब संविधान से? फिर भी हम मानते हैं उसे। ठीक है ना? तो राष्ट्रवाद एक दिन में डेवलप नहीं होता। अलग अलग एरिया के लोग जब धीमे धीमे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, और वो प्लेटफॉर्म किसी भी चीज का हो सकता है। तो कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भारत क्या है?
कई सारे हिस्सों में बटा है, कई सारी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, कई भाषा के लोग हैं, कई धर्मों के लोग हैं, जिनका आपस से कोई खास लेना देना नहीं था। लेकिन 1885 से लोगों ने महसूस किया कि हमें अपने डिफरेंसेस को कम करते हुए या बनाए रखते हुए एकजुट होना पड़ेगा। वही एकजुटता राष्ट्रवाद है। आगे बात समझ में। तो आखिर ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से भारत में 1885 के बाद लोग सोच रहे हैं कि हमें राष्ट्रवाद की जरूरत है, हम एकजुट क्यों हों? ठीक है, तो उसके लिए कुछ रीजन हैं जो आपके सामने हैं। कई बार क्वेश्चन बना है और जानना जरूरी है। आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तभी अच्छे समझ में आएगा जब आपके दिमाग में सब चीजें रहेंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले क्या था, भारत का जो विभाजन है कई राज्यों में तक 660 से अधिक रियासतें थी और हर रियासत अपने आप को एक देश मानती थी, है ना, जो लिखा हुआ आपके सामने। तो जाहिर सी बात है देश में किस चीज की कमी थी उस समय? एकता की कमी। इसके अलावा कई सारे और बंटवारे थे, जाति के विषय से बंटवारा था, इनइक्वलिटी के विषय से बंटवारा था, भाषा के आधार पर बंटवारे थे। यानी हर एरिया का आदमी अपने आप को एक अलग एंटिटी मानता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ठीक इसको उल्टा है। ये जो अलग अलग बटे हुए लोग थे आखिर वो एक झंडे के नीचे कैसे आए, आपको यही टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो उस टॉपिक में आप देखेंगे बहुत से कारण हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर कलेक्टिवली क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित किया है। अब जाहिर से तो जैसे मैंने कहा ना, राष्ट्र के प्रति आपकी जो फीलिंग है वो एक दिन में डेवलप नहीं हो सकती। कैसे होगी? विकसित होगी। ये कोई चमत्कार नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। और इसलिए हमने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 1885 से होता है। तो कुछ लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये शुरुआत की, उसी को हमें कांग्रेस कहना है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये उस समय के लोग सोच रहे हैं जिनको कांग्रेस कहा जाना है। तो इन लोगों ने, इनके अलावा अन्य लोगों में लोगों ने जो कांग्रेस में नहीं भी आए उन्होंने भी क्या किया, ऐसी कंडीशन तैयार की, ठीक है, जिसमें जो अलग अलग भारतीय अपने आप को समझ रहे थे उन्होंने कहा कि हम भले ही अलग हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर कॉमन है और इसलिए अगर हमें अपने इंटरेस्ट बचाए रखने हैं तो अंग्रेजी शासन के से हमें मुक्ति पानी होगी। अगर सुनिए, तो राष्ट्रवाद विकसित हो उससे पहले आपको इन चीजों को जानने की जरूरत है। यदि हम कह रहे हैं राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो इसका मतलब ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले राष्ट्रवाद नहीं था। तो राष्ट्रवाद नहीं था तो था क्या? जो आपने भी देखा ये वो था, लैक ऑफ नेशनलिज्म है। इसलिए हम गुलाम हुए, इसलिए अंग्रेजों ने हमें आसानी से गुलाम बना लिया। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है पहला विद्रोह जिसने राष्ट्रवाद को थोड़ा सा सिम्टम दिखते हैं, है? और उसके बाद अनेक विद्रोह हुए जिनसे एक मूवमेंट क्रिएट हुआ। उस मूवमेंट को जनता, वॉइस आ रही सभी लोगों को? सब वॉइस चली गई है। भी आ रही है? अब आ रही है। ठीक है, तो जहां हम डिस्कस यही कर रहे थे कि राष्ट्रवाद तब बेहतर समझ में आएगा जब ये पता लगे कि राष्ट्रवाद से पहले क्या था। तो राष्ट्रवाद से पहले हम बटे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ मूवमेंट हुए जिन्होंने हमें एकजुट किया और उन मूवमेंट ने हमें एक राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे एक घर के भाई बहन आपस में लड़ते हैं ना,
हर बात पर लड़ते, दिन में 10 बार लड़ते। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी आ जाता है, क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब एक देश के नागरिक किसी विरोधी के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, शुरुआत वहीं से होती है। तो विरोधी हमारे लिए कौन था? ब्रिटिश लोग, जिनके कार्यों की वजह से हमें एकजुट होना था। ठीक है। अब वो कौन कौन से कारण थे जिस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, या हम मानते हैं कि हमने अपने अंदर नेशन को फील किया। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। इसके लिए आपको थोड़ी सी समझ और जानकारी होनी चाहिए थी, जो आगे चलकर होगी। ठीक है, तो इस राष्ट्रवाद में ऐसे कारण भी जिम्मेदार हैं जो ब्रिटिश लेकर आए, अधिकांशतः कारण, और कुछ ऐसे जिनका मौका भारतीयों ने डेवलप किया। ठीक है, तो सबसे पहला कारण था अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा भारत का आर्थिक शोषण। और आप पूरी कहानी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी के माध्यम से, है ना, गोखले के माध्यम से, आरसी दत्त के माध्यम से, जिन्होंने बता दिया था कि किस तरह से हमारा अंग्रेज शोषण कर रहे हैं। ये समझा दिया, लोग समझ गए कि भारत का अंग्रेजों का शासन अंग्रेजों के भले के लिए, हमारे भले के लिए नहीं। इससे क्या हुआ? अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हुई। और यही चीज आगे चलकर आप देखेंगे कहाँ दिखाई देगी? स्वदेशी आंदोलन में। यानी अंग्रेजों का माल छोड़ो और अपना माल यूज करो। ठीक है, और जैसा कि आप देखेंगे कि इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की जो पीक थी, वो लॉर्ड लिटन के शासन में सामने आई। और ये शासन 78 में शुरू हुआ था, 1878 में। वो हम पढ़ेंगे आगे चलकर लिटन ने क्या ऐसा किया था। ठीक है, तो ईयर भी टैली करते जाना। मैंने क्या बताया? 1878। और कांग्रेस कब बनने वाली है? 85 में। इसका मतलब कांग्रेस में जो लोग कर रहे हैं उसके पीछे लिटन के काम जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो दूसरा था कारण आधुनिक शिक्षा। इस आधुनिक शिक्षा को हम हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधुनिक शिक्षा में पश्चिमी शिक्षा शामिल थी, पश्चिमी साहित्य शामिल था, और उसमें सब पढ़ाया जाता था। राष्ट्रवाद, आजादी, समानता। तो हमने भी सीख लिया कि हमारे शासक अगर आजादी की बात कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। इस शिक्षा ने लोगों के अंदर तार्किकता पैदा की, लॉजिक को डेवलप किया, है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था आधुनिक शिक्षा, तो उसका परिणाम या प्रभाव आप देख सकते हैं। इन आइडियाज को, कौन से वाले आइडियाज को? आर्थिक शोषण, आधुनिक शिक्षा, इसको जनता तक किसने पहुंचाया? प्रेस और समाचार पत्रों ने। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। राम मोहन राय ने नेशनल प्रेस की स्थापना की, और हमने लिखा था कि वो भारतीय प्रेस के जन्मदाता हैं। उनके पेपर आपने लिखे। एक पेपर नहीं लिखा था, वो आज लिख लें। सोम प्रकाश जैसे पेपर हैं, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का पेपर था। अमृत बाजार पत्रिका हम पढ़ेंगे, इसके बारे में तिलक के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, है ना। ये सब आपने थोड़ा बहुत देखा हुआ है। और इन सब पेपर्स में क्या बताया जा रहा है? अंग्रेजों की नीतियों और कार्यों की आलोचना की जा रही है। तो जनता तक जो खबर है वो इनके माध्यम से पहुंची। ठीक है, उसके अलावा अगला कारण है आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मीन्स, जो अंग्रेज अपने फायदे के लिए लाए थे, लेकिन उसका यूज भारतीयों ने भी कर लिया। जैसे कि एडविन अर्नोल्ड का स्टेटमेंट आप लिख लेंगे कि रेलवे भारत के लिए वह काम करेगी जो टीपू और अकबर जैसे लोगों ने भी नहीं किया। क्या नहीं किया? कि वे कभी आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ, थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ है। तो पीपीटी दिखाई दे रही होगी ना विपुल? विपुल, हेलो? यस सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लो कि इंडियन रेलवे ने वो काम किया जो टीपू और अकबर जैसे लोग भी नहीं करते थे। और क्या काम नहीं किया उन्होंने कि वो भारत को एक नेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये वो काम है। इसके अलावा क्या काम हुआ? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का काम हुआ, अंग्रेजों ने किया। आप ऐसे देखो, ऐसे आपको पता था कि पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। ये सब चीजें क्या दिखा रही हैं कि पूरे भारत को जीतने वाला एक व्यक्ति है। पहले बंगाल में जीता उसने, फिर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को जीता उन्होंने, है ना? तो वो टॉपिक आपने जो पढ़ा था वो दिखाता है कि एक व्यक्ति पूरे भारत का राजा बन गया है, शासक बन गया। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अच्छा काम करेगा किसी भी इलाके में या बुरा काम करेगा किसी भी इलाके में, तो खबर दूसरे इलाके में तुरंत पहुंचेगी और ये सिद्ध हो जाएगा कि अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे शाबाशी देंगे, बुरा काम करेगा तो हम उसे अपना विरोधी मान लेंगे। तो जाहिर सी बात, अंग्रेजों ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, सारे बुरे काम किए। ये जरूरी है कि अगर पूरे एरिया का राजा एक है तो उसके हर अच्छे और खराब काम की प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त हो। तो जिन पर उनके कामों का प्रभाव पड़ेगा वो लोग आपस में एक आसानी से एकजुट हो जाएंगे। कहने का मतलब, बंगाल के लोगों को लग रहा है कि हमें ही समस्या नहीं है, मद्रास और बॉम्बे के लोगों को भी समस्या है। और जिम्मेदार कौन है? ये ब्रिटिश। तो पूरे देश के लोगों को ये लगने लगा था कि पूरा भारत एक है, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में वो एकजुट, एकता आई है। क्लियर है? फर्क पड़ता है इससे बहुत ज्यादा। और रीजन देखें आप, असंतोष, इन सब काम से क्या हो रहा है? अनरेस्ट पैदा हो रहा है अगेंस्ट इंडियन ब्रिटिश रूल। तो ये कंसिक्वेंसेस का कंसिक्वेंस है कि, है ना, ये सब होगा तो जाहिर सी बात असंतोष तो पैदा होगा ही। नेक्स्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी आपने लिखे हैं ना, 1852 से लेके आ रहे हैं। मद्रास नेटिव सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लंदन एसोसिएशन। तो ये सब संस्थाएं लोगों को क्या कर रही हैं? पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में बता रही हैं कि आजादी जरूरी है, यूनिटी जरूरी है, इक्वालिटी जरूरी है। लोग उसको सुन के समझ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मेन कॉजेज हैं और कुछ उन कॉजेज के इम्पैक्ट हैं, वो आपको देखने हैं। ये वाला टॉपिक अभी डबल लिख दो बार लिख दिया गया है, तो एक बार ही समझ लीजिए, है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी। ठीक है, अब असंतोष होगा तो विरोध भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर बुरा काम, जैसे अकाल, जिम्मेदार कौन है? ब्रिटिश, है? और कौन सा विरोध है वो भी आगे देखें, वो हमें कहाँ दिखाई देगा? नेक्स्ट पॉइंट्स में दिखाई देगा। और वो है लिटन। जब मैंने कहा भारत में आया तो सबसे ज्यादा समस्या इसी के समय पैदा होने वाली